यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। पहले भी हमने इस सीरीज़ को जब स्टार्ट किया था तो हमने अदर स्टेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से विजिट करिएगा और इसमें जितने भी पेपर्स है पर्यावरण अध्ययन के उन्हें ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी ही वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर पेपर में आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक कॉमन टॉपिक है आवास वाला, ठीक है। अब आवास वाले क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हो गए, लेकिन इन जो पेपर्स में आवास वाले क्वेश्चंस पूछे गए काफ़ी नए हैं, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी लेवल वाले हैं। इसी के साथ इसमें करंट अफेयर्स है, स्पेस साइंस है, अंतरिक्ष के अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स की, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली आपके सेल्फ नोट्स भी यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। साथ ही ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं ज़रूर से आप हमें व्हाट्सअप करें, या फिर अगर आपने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो ऐप के थ्रू आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी में आपको इसका पूरा टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि 5,000 के समथिंग आपको ईवीएस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स के भी होंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे, ठीक है। वैलिडिटी 2 साल की रहेगी, तो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाना ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड अभी जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रही है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी लास्ट क्लास का होमवर्क भी था, जिसमें ये पूछा गया था नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग केम इनटू फोर्स इन। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रभाव, जो जैविक खेती केंद्र है, कब से प्रभाव में आया था? 4, 5, 6 और 7। तो ये अपना आया था 2004 से, ठीक है। इन शॉर्ट इसको क्या कहा जाता है? NCOF कहा जाता है ना। कभी ये पूछ ले कि NCOF का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCOF। आपको ध्यान होगा इससे ही प्रीवियस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक फार्मिंग नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था, राइट। ये क्वेश्चन हमने किया था। कब उसने अप्लाई करी थी? 2018 में ये नीति पहली बार अप्लाई कर दी थी, राइट। तो अब उसी से कनेक्टेड अगला क्वेश्चन है कि ये कब से प्रभाव में आया था? तो 2004 से ये प्रभाव में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसे भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल संगठन, यहाँ पर एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो क्या क्या याद रखोगे? स्थापना वर्ष 2000 है, कार्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, और कार्यान्वयन योजना राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा NPOF का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है? हर एक ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि एक दिन में जो अपनी 2 शिफ्ट हो रही है, एक शिफ्ट में आपसे योग से रिलेटेड क्वेश्चन तो है ही, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है इसके अंदर, ठीक है। जो नहीं पूछना चाहिए वो क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ रखे हैं। मतलब मान लो कोई क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हो तो इन्होंने क्रिकेट का बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूछा हुआ है। ऑरेंज कैप किसको मिली थी, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मतलब जो इतने रिलेवेंट नहीं होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन भी इन्होंने बहुत डीपर जाके पूछे हुए हैं। बट ठीक है, हमको हर तरीके से अपनी तैयारी को रखना है, तो एग्जामिनर जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है हम उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका योग का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नटराज आसन, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ डांस पोज, है ना, ये हमारा विशेष रूप से अनुशंसित है। मतलब एक कॉमन पोज हम लोग इसको यहाँ पर, कॉमन आसन हम लोग इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो नटराज आसन, जिसे नृत्य के देवता या नृत्य की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, याद आ रहा है नटराज के पेंसिल, है ना। एक खड़े होकर किया जाने वाला बैक बेंड योग मुद्रा है जिसमें संतुलन और शक्ति शामिल है। इसका नाम हिंदू देवता शिव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें अक्सर नृत्य के देवता नटराज के रूप में नृत्य करते हुए दर्शाया जाता है। यह मुद्रा शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम से प्रेरित है और एक मुद्रा से ली गई है जिसे चिदम्बरम में मंदिर की मूर्तियों के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्रिकेट लवर के लिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है? बेसिकली एक बोल सकते हैं कि एक बुक प्रकाशित की जाती है हर साल, जिसमें क्रिकेट का पूरा डिटेल रहता है, क्रिकेट की पूरी जानकारी रहती है ना। तो उस बुक का नाम क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है विजडन क्रिकेटर्स
अल्मानेक करके। दूसरा ऑप्शन देखना विजडन क्रिकेटर्स हैंडबुक करके। तीसरा ऑप्शन है विजडन क्रिकेटर हैंडबुक करके। और फोर्थ ऑप्शन है विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक करके। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये एक हर साल प्रकाशित होती है। ठीक है, हर साल इसमें जो है किसी न किसी का नाम आता है, किसी पूरी जानकारी यहाँ पर रहती है। तो ध्यान रखना इसका जो फुल फॉर्म है वो विजडन क्रिकेटर्स, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, है ना, आप इमेज देख सकते हैं, ये 2022 का था। ठीक है, जो अच्छा प्लेयर होगा उसका फोटो इस पर रहेगा, इस तरीके से इनका ये रहता है। तो विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं उनका पूरा जो भी उन्होंने एक्टिविटी यहाँ पर करी है उनसे रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। हर साल इसको यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। सो द डिटेल इज़ कि विजडन क्रिकेटर एल्मनेक को क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। यह यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक प्रसिद्ध क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। तो पता चल गया, हर साल ये पब्लिश होती है। क्रिकेट की बाइबल शब्द का इस्तेमाल 1900 से दशक की शुरुआत से ही पुस्तक का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन एलन वॉ ने 1930 के दशक में लंदन मर्करी के लिए समीक्षा में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था। मतलब फर्स्ट टाइम इसको जो बनाया गया था 1930 में बनाया गया था। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक को क्रिकेट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और यह सामूहिक खेल स्मृति में यहाँ पर अपना योगदान देता है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला देखना, इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपको याद हो और अगर आप इंदौर के और उसके आसपास के बिलोंग करते हैं तो एक पारसी युवक था जो क्रिकेट में सम्मिलित हुआ था और उसी से फिर वहाँ पर एक यूथ बनाया गया था कि हम लोग इसकी स्थापना करते हैं, और इसके पीछे की भी अच्छी हिस्ट्री है। तो आओ हिस्ट्री को समझते हैं हम लोग थोड़ा। तो करेक्ट आंसर इज 1890। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में हुई थी, जो इसमें से भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब माना जाता है। ठीक है, पारसी क्रिकेट खेलने वाला पहला भारतीय समुदाय था। मतलब किसने शुरुआत करी थी, तो पारसी समुदाय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, जिसने 1848 में बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना करी थी। मतलब हमारी कंट्री का नेशनल तो है नहीं, दूसरी कंट्री का गेम है, तो हमारी कंट्री से इसको इनिशिएट करने वाला, खेलने वाला कौन था, तो पारसी समुदाय था। इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना करी थी। इस क्लब को वाडिया और टाटा जैसे पारसी व्यापारियों द्वारा प्रायोजित किया जाता था, और पारसियों ने इस क्लब को ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए, मतलब खेल खेल में संबंध यहाँ पर मजबूत हो जाए, है ना, उनके साथ बिजनेस करना आसान हो जाए, उनके साथ डील करना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए 1890 में हम लोग कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द फीफा वर्ल्ड कप वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। फीफा वर्ल्ड कप जो है कब स्थापित किया गया था, 1920, 30, 40, 50। तो ये भी काफ़ी पुराना है, 1930 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। द फीफा वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1930 व्हेन फीफा द वर्ल्ड्स फुटबॉल गवर्निंग बॉडी decided to stage an international men's football tournament under the era of FIFA president जूल्स रिमेट, हु पुट दिस आइडिया इनटू प्लेस। मतलब इनका ये आइडिया था कि हमको इसका एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मेंस टूर्नामेंट यहाँ पर करवाना चाहिए। तो शुरुआत 1930 में हुई थी। ठीक है, तब से ये फेमस होता ही जा रहा है। अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है। थ्रू विजिट्स फॉर लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड। अधिगम हेतु भ्रमण करवाया जाए, बच्चों को विजिट करवाया जाए, बच्चों को टूर करवाया जाए, तो उसके लिए आप उनके अंदर कौन सा कौशल, कौन सा स्किल डेवलप कर सकते हो। देखो, पहला ऑप्शन है कलेक्टिंग डेटा एंड एनालिसिस, पैर की मांसपेशियों की शक्ति, अध्ययन रटने की स्मृति और सुनने की शक्ति। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 को आप प्रेफर करेंगे। बच्चा डेटा को कलेक्ट करे, उसको एनालिसिस करे, तो ये सबसे एक अच्छा तरीका हो सकता है स्किल को डेवलप करने का। कहाँ पर, जब हम लोग बोल रहे हैं कि विजिट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण अधिगम पाठ की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदर्भ यहाँ पर रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग लेसन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग लेसन की प्लानिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना भी है, बच्चों को लेसन प्लानिंग भी करवानी, सब कुछ करना है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक का संदर्भ केंद्र हो सकता है। ठीक है, की रेफरेंस पॉइंट किसको रखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो करिकुलम और टेक्स्ट बुक के थ्रू, टेक्स्ट बुक और नोटबुक के थ्रू, अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू, या शिक्षक के प्रति बच्चों के जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, रवैया है, उसके थ्रू। तो देखो, अगर हम लोग टीचिंग लर्निंग लेसन प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमें मेन फोकस किसके ऊपर रखना पड़ेगा कि हमारा करिकुलम क्या है, और बुक्स वगैरह जो या टेक्स्ट बुक वगैरह है उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, किसके थ्रू बच्चों को पूरा करिकुलम समझा दिया जाए कि किस तरीके से तैयारी करनी है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, समूह चर्चा में लगता है तथा स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। ग्रुप डिस्कशन इज, आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो लास्ट के जो ऑप्शन है आपके सेविंग वाले वो यहाँ पर हट जाएंगे। ठीक है, ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे आपके। अब देखो, समूह चर्चा में समय लगता है तथा स्तर के ध्यान तथा बोल सकते हैं लगन की आवश्यकता होती है। मतलब ग्रुप डिस्कशन में एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, समय लग गया, तथा हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाई लेवल पर हमें बच्चों को कंसंट्रेट करके, और मेन अपन बोल सकते हैं कि अटेंशन बच्चों का हमें चाहिए होता है, या फिर आप बच्चों के संदर्भ में भी इसको समझ रहे हैं तो भी आपका आंसर सेम होगा कि समूह चर्चा में बच्चों को समय लगेगा, है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और यहाँ पर बच्चों का फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए, तभी वो ग्रुप डिस्कशन अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, ग्रुप में सभी को बोलने का मौका दिया जाता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ज़्यादा समय बिल्कुल करेक्ट है। और ऊंचा स्तर जो होता है, रिक्वायर्ड हाई लेवल, अब पूरा पढ़ के देखो, ग्रुप डिस्कशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर हाई लेवल ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। समूह चर्चा में समय ज़्यादा लगता है तथा ऊंचे स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है। तापमान में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, तापमान में कमी, भूजल स्तर में कमी। देखो, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग और सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है ना, प्रदूषण के स्तर को कम करते बट प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब तापमान में कमी, जब ज़्यादा वृक्ष होंगे तो टेम्परेचर लो होगा, जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर कम कैसे होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूजल स्तर में कमी, तो डेफिनेटली वृक्ष काट रहे हैं तो भूजल का जो स्तर है, ग्राउंड लेवल, वो डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये तीन आंसर तो नहीं हो सकते। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर में कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 25। निम्नलिखित में से किस तलछटी चट्टान के प्राकृतिक उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय हो जाती है। द नेचर ऑफ सॉइल इज ऑफन बेसिक बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक। मतलब इसमें से सेडिमेंट्री रॉक की अगर मैं बात करूं तो किसका प्रकृति जो है क्षारीय यहाँ पर हो जाएगी, बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब ये ब्रेशिया हो सकता है, सैंडस्टोन हो सकता है, स्लिट स्टोन हो सकता है, या फिर ये लाइमस्टोन होगा। तो आपको पता है लाइमस्टोन चूना पत्थर क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ना। वो CO2 वाला आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुंह से फूंक लगाने वाला, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। बेसिकली जो ये चट्टान यहाँ पर निर्मित होती है, हम लोग बोल रहे हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, ये कैसे बनती है, बहुत अधिक टेम्परेचर, बहुत अधिक हीट के कारण जो है उन चट्टानों का अपक्षय होता है, उसके कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। नहीं समझ में आया, ये देखो, तलछटी चट्टानें, वही सेडिमेंट्री रॉक का हिंदी है। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों या विलुप्त जीवों के टुकड़े के जमा होने से बनती है। ठीक है, वो जमा हो जाएगी गहरी तलछटी में दबने से। जब ये बहुत अंदर डीपर दब जाती है तो संकुचित हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ऊपर इसके वजन रहेगा। ठीक है, उससे कंप्रेस होकर ये क्या बन जाएगी, संकुचित होकर सीमेंट बन जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ठीक है, और तलछटी चट्टानें मतलब सेडिमेंट्री रॉक, दैट मीन CaCO3, और इसी का एक प्रकार क्या हो जाएगा अपना, ये वाला लाइमस्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल निकायों के भीतर सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटेशन के द्वारा ये उत्पन्न होती है। इस चट्टाने के 4 प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। अन्य चट्टानों के अपक्षय मतलब जो दूसरी चट्टानें हैं, है ना, उनका क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, यहाँ पर वेदर के कारण हम लोग ये कह सकते हैं। अन्य चट्टानों के अपक्षयित अवशेषों के जमाव के कारण, ये पहले हिंदी है और उसी के बाद आपको इसका इंग्लिश भी दे रखा है ताकि दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखना, तलछटों का संचय और समेकन के कारण एक्यूमुलेशन हो जाना, किसका, एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन हो जाना, सेडिमेंट्स का। तलछटी क्या हो रही है, उनका संचय हो रहा है ना, समेकन यहाँ पर हो रहा है, मतलब लंबे समय तक वो दबी हुई है अंदर।
तीसरा देखना डिपोजिशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ बायोजेनिक एक्टिविटी, बायोजेनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप के जीवों के टुकड़े वो लंबे समय तक उसके अंदर दबे हुए हैं, ठीक है। और घोल के अवक्षेपण के कारण प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस हो जाती है यहाँ पर घोल से, ठीक है। तो इन चारों के कारण हमारी जो तलछटी चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। तो पूछा ये गया था कि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, तो इसमें से करेक्ट आंसर लाइमस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विवर्तनी की प्लेटें पृथ्वी की किस सतह पर पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस फाउंड ऑन विच सरफेस ऑफ द अर्थ। पूछा यह गया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, ठीक है, आर पीसेस फाउंड ऑन विच सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कौन से हिस्से में हमको विवर्तनिक प्लेटें मिलेगी? पहला ऑप्शन भूपरपट्टी और ऊपरी परत जो होती है मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल पर मिलेगी। दूसरा ऑप्शन मेंटल आउटर कोर पर, अपर मेंटल एंड मेंटल पर, इनर कोर एंड आउटर कोर पर। सो इसी क्वेश्चन के साथ अपन बहुत सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली इसका आंसर देख लेते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है वो क्रस्ट एंड अपर मेंटल पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और अगर नहीं याद आ रहा है कि क्रस्ट कहाँ होता है, सो लेट्स सी, बहुत सारे डायग्राम के थ्रू अपन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये सबसे जो ऊपरी लेयर होती है लिथोस्फीयर में अपन बोलते हैं, तो सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है ना। बीच में आपका मेंटल आ जाता है और तीसरे नंबर पर वो सबसे इनर क्या हो जाता है? कोर हो जाता है। फिर इनकी भी क्या होती है? सब कैटेगरीज होती है, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर, ऐसे करके कैटेगरीज होती है। फिर इनका क्या मतलब होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखना, टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले टुकड़े होते हैं, विशेष रूप से लिथोस्फीयर पर ये पाई जाती है ना। ये अपना लिथोस्फीयर है, ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है। अनिवार्य रूप से ये ग्रह की पूरी सतह को कवर कर लेते हैं, भूमि, महासागर, सब कुछ इस पर आ जाते हैं, ठीक है। परिभाषा कैसे कह सकते हो? पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े खंडित खंड जो समय के साथ धीरे धीरे चलते रहते हैं, मतलब ये प्लेट खिसकती रहती है, ठीक है। और संरचना महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। गति क्या होती है? स्पीड क्या होती है? सीमाओं पर प्लेट इंट्रैक्शन जो होता है, मतलब जब ये ज़्यादा खिसकने लग जाती है तो भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण यहाँ पर हो जाते हैं। मतलब बहुत अधिक खिसक गई तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं कि एक भाग इसका उठ जाएगा, एक भाग नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पर झील वगैरह या वॉल्केनो यहाँ पर आते हैं, भूकंप आते हैं, पर्वत पठार यहाँ पर बनते हैं, है ना। तो जैसे आपने हिमालय की कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी हो कि वो कैसे बना था, तो कुछ इसी तरीके से बना था, है ना। तो ये इस तरीके से ही अपना टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखना, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा कॉन्टिनेंट क्रस्ट आ गया, ठीक है, ये ओशियन क्रस्ट आ गया, ये एस्थेनोस्फीयर मतलब ये पूरा लिथोस्फीयर का भाग हो गया। तो सबसे ऊपरी लेयर आ जाएगी और अपर मेंटल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये बाकी आप इनर भाग देख ही सकते हैं इसका, ये वाला इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये वाला आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब अपन को जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये वाली चीज़ पढ़नी है। इसमें कुछ रिलेशंस यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी बताई जाती है, तो अपन को किलोमीटर वाइज मान लो एग्जाम में पूछ ले तो आप कैसे आंसर करोगे? तो सबसे पहले इनको हमने देखा कि 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये क्रस्ट भाग हो गया, ये मेंटल हो गया और निचला वाला जो हिस्सा हो गया अपना कोर हो गया, या हिंदी में क्रोड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 के कितने पार्ट कर दिए हमने? 6 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब एक एक की आप सबसे पहले किलोमीटर में गहराई देख लो ताकि बार बार अपन इस पॉइंट को डिस्कस ना करें। ऊपरी क्रस्ट जो होती है 0 से 30 किलोमीटर, निचली वाली मतलब इनर क्रस्ट आप इसको कह सकते हो, ठीक है, वो होती है 30 to 200 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल जो होता है 200 से 700 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। 700 से 2900 किलोमीटर तक इनर मेंटल आ जाता है। जो अभी हम लोग टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं वो कहाँ तक पाई जाएगी? 700 किलोमीटर तक पाई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब अगला देखना, बाइक रोड जो होता है 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और ये 5150 से 6370 किलोमीटर तक का ये इनर पार्ट हो गया, है ना, आंतरिक रोड यहाँ पर हो गया। अब देखना इसमें जो डिसकंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक आती है वो अपन समझ लेते हैं। पहली वाली जो डिसकंटिन्यूटी उसको नाम दिया गया है कॉनराड असंबंधता, और इंग्लिश में कहें तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी इसको कहा जाता है। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो असंबंधता होती है बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में होती है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कॉनराड। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना लेना ताकि आपको नाम में दिक्कत ना हो। CM मोहन यादव याद आ गए होंगे आपको, CM लिख दिया, CM RGL करके, या जैसे भी आपको नाम से याद रह रही हो कि CM
जो है रोज जो है गले में माला पहनते हैं, या जैसे भी आपको याद करनी हो, बट आपको ये कोड वर्ड याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको ये नाम याद रहे, CMRGL करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसकंटिन्यूटी थी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, ये ऊपरी और निचली के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। दूसरा जो होता है मोहरोविकिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहरोविक, ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये इन दोनों के बीच में होती है, मतलब निचली क्रस्ट या लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। बस एक बार डायग्राम बनाना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे पहला सी हो गया, है ना, कॉनरोड हो गया, दूसरा मोहरोविक हो गया, तीसरा होता है रैपिटी। ठीक है, तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है, ये देख सकते हैं आप। ये जो डिसकंटिन्यूटी रहेगी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में रहेगी। अगला होता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में ये रहेगी। ठीक है, लास्ट वाली जो होती है लेहमैन असंबंधता, तो अपना कॉनरोड हो गया, मोहरोविक हो गया, रैपिडी हो गया, CM रोज हो गया, है ना, गले में हो गया, है ना, लाल फूलों की माला पहनते हैं, तो CM रोज गले में लाल फूलों की माला पहनते हैं, ऐसे करके आप ये ट्रिक बना लो। ठीक है, तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो होती है, अब दोनों बचे हुए अपर कोर और इनर कोर के बीच के डिसकंटिन्यूटी को लेहमैन डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर नाम दिया गया। ये सबसे ईजीएस्ट डायग्राम है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो डायग्राम को हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके आपको सिखाया गया है ताकि आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लो, बट इट इज़ कंपलसरी कि ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन के लेवल हो रहे हैं आपको हर चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए। हालांकि है ये भूगोल, बट स्टिल आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखना, कक्षा में ICT का उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन बाईलिंगुअल है, 3 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है। देखो ICT, है ना, अपन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, किताबों की जैसी जानकारी के प्रारंभिक स्रोत द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करता है। किताबें जो चीज़ें जो आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती है वो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो मोटा मोटा सही हो गया। दूसरा देखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त छात्रों, सभी प्रकार के छात्रों को सीखने का अवसर देगा, बिल्कुल, है ना, तो इनको भी अवसर मिलेगा ICT के थ्रू सीखने का, तो ये बात तो 100% करेक्ट है। तीसरा, इससे छात्रों को इंटरनेट की लत लग जाएगी, नॉट श्योर, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो इसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, तो केवल स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नॉट 3। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगला देखना, कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षा में भाग लिया, है ना। स्कूल तो कोई जा नहीं सकता था, तो सबने क्या करा, वीडियो जूम क्लासेस के थ्रू और अपनी अपनी ऐप बना ली, उनके थ्रू क्या करी, क्लासेस अटेंड करी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस उदाहरण में ICT उपकरणों में से निम्नलिखित कौन से पहलू कार्यरत थे। ठीक है, अब इसमें ICT का क्या योगदान था जब बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाया गया। एक तो जैसा चाहिए था वैसा हमने अपना सिस्टम प्रिपेयर किया। जैसे हम लोग छोटे, बिल्कुल आप देख सकते हैं LKG UKG वाले बच्चों ने भी यहाँ पर लाइव क्लासेस लिए, मतलब इस तरीके से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम क्लासेस के थ्रू उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, तो मान लो उन बच्चों को क्या पढ़ाया होगा, उन बच्चों को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल पढ़ाया होगा, तो उसमें चार्ट की ज़रूरत लगी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने ICT को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फॉर्म किया। तो क्या ये एक सूचनात्मक टूल की तरह कार्य कर रहा था, एक इंफॉर्मेटिव टूल की तरह कार्य कर रहा था, ये सिचुएटिंग टूल की तरह कार्य कर रहा था, ये कंस्ट्रक्टिव टूल की तरह कार्य कर रहा था, और ये कम्युनिकेटिंग टूल की तरह कार्य कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि हमने अपने अकॉर्डिंग, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने अपने ICT को बनाया, मतलब कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ICT की अपन ने यूज़ किया, ICT का प्रयोग किया। मतलब ICT में हज़ारों चीज़ें, मतलब आप एक बोल सकते हैं एक डॉक्टर को भी उससे पढ़ा सकते हो, एक डॉक्टर भी ट्रेनिंग ICT के थ्रू ले सकता है, एक छोटा सा जिसने अभी पढ़ना शुरू किया उसने भी ICT का उपयोग करके पढ़ा है। तो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार ICT का यूज़ किया, तो हमने एज अ सिचुएटिंग टूल की तरह इसका प्रयोग किया और एज अ कम्युनिकेटिंग टूल की तरह हमने इसका प्रयोग किया, नॉट अ कंस्ट्रक्टिव। हमने कंस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं किया है, हमने इसके थ्रू कम्युनिकेट किया है और अपने सिचुएशन के अनुसार इसका प्रयोग किया है। तो इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कोड वाला क्वेश्चन था। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसे छात्र पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ठीक है, हम लोग अगर छात्र पोर्टफोलियो में, स्टूडेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखेंगे, एकेडमिक वर्क ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल रखा जाएगा कि उसने क्या क्या एक्टिविटी करी है ना, क्या क्या पढ़ाई से संबंधित टेस्ट डिटेल वगैरह।
एजुकेशनल एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्यूटिंग कोर्स व क्वालिटी, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता मूल्यांकन करने हेतु जो शैक्षिक साक्ष्य होंगे, प्रूफ होंगे, वो रखे जाएंगे। हाँ, दोनों ही रखने पड़ेंगे। तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि आंसर नंबर सी अगेन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार का माना गया। मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन जो होता है, किस प्रकार का इवेल्यूएशन होता है, डेवलपमेंटल होता है, फेज्ड होता है, फैक्टर होता है, या प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाकर सिखाती हूँ। देखो इसमें 3 चीज़ें यहाँ पर होती है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मापन कर रहे होते हैं। 1 सेकेंड, देखना, हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मापन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं। और एट दी लास्ट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो इन तीनों को ही हम लोग बोलते हैं सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना। मेजरमेंट मापन करना, मैंने बच्चे के नंबर चेक कर लिए, है ना, मैंने बच्चे की नंबर ऑफ अटेंडेंस चेक कर ली। असेसमेंट मैंने उसकी जो चीज़ें हैं कि उसका व्यवहार कैसा है ना, और जितनी भी चीज़ें हैं उसका परफॉर्मेंस वगैरह वो चेक कर लिया, और फाइनल उसकी रैंक निर्धारित कर दी। तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। कंटिन्यूस में लगातार जितने भी समय बच्चा पढ़ा है, साल भर में जैसे 8 महीने पढ़ा है, तो 8 महीने का उसका एनालिसिस, व्यवहार वगैरह सब कुछ, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक रूप में हर एक चीज़ को चेक किया। तो इस तरीके से हमने मूल्यांकन किया। तो ये जो प्रोसेस होती है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से अपना ये जो आज का पेपर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और साथ ही व्हाट्सएप में ऐड हो जाना, ताकि अभी जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपको मिलती रहे, ओके। और यदि कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप मेंशन कर दें। आपका पर्सनल सेल्फ कोई डाउट है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन के लास्ट में उस डाउट को डिस्कस कर लें, ओके। सो आज के सेशन को यहीं ओवर कर रहे हैं, मिल रहे हैं हम लोग अपनी शाम वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।